नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यह वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियो विज्ञान श्रृंखला का इसी YouTube चैनल पे साइंस नाम की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख पाएंगे। और इतिहास का 14 वीडियो हमने इतिहास नाम के प्लेलिस्ट में डाल रखा है, जो पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप देख पाएंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि रेडियो सक्रियता मापी जाती है, तो रेडियो सक्रियता किससे मापी जाती है? तो गाइगर काउंटर के द्वारा रेडियो सक्रियता मापी जाती है। गाइगर काउंटर, याद रखिएगा इसे। और रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी, इन दोनों लोगों ने मिलकर के, और बैकुरल, इन 3 लोगों ने मिलकर के खोज की थी। अच्छा, नोबेल पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है 1903 में इसी खोज के लिए। किसके लिए? रेडियो सक्रियता के लिए। मैडम क्यूरी जो है, उन्हें फिजिक्स का भी नोबेल मिला है और बहुत केमिस्ट्री का भी नोबेल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये एडिशनल जानकारी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर परिमाण है? वेक्टर परिमाण यानी सदिश राशि के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर सदिश जो है वह बल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी दाब, ऊर्जा और तापक्रम वेक्टर नहीं है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ रखा होगा, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन देना है आपको। यानी कथन और कारण दिया हुआ है। कथन कह रहा है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, और कारण बताया जा रहा है कि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। दोनों ऑप्शन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। इसीलिए यह विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा अदिश राशि है, और अदिश राशि इसीलिए है क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, यहाँ पर सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आप देखिएगा, जो राशियाँ जिसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन वह सदिश राशियों के जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं कर रही है ना, तो उन्हें सदिश राशियाँ नहीं माना जाएगा, उन्हें अदिश राशियाँ ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? यहाँ पर पूछ रहा है सदिश राशि के बारे में। तो विस्थापन एक सदिश राशि है। बाकी यह जो 3 दिया हुआ है यह सदिश राशि नहीं है। 2014 यूपी के आरओ के मेंस में पूछा गया प्रश्न है। देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर का प्रश्न। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। और एग्जाम्पल में दिया गया है बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब सदिश राशियां हैं। और जो कि समय, चाल, दूरी अदिश राशियां हैं। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा इसे जरूर। बहुत तेज़ी से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर व्याख्या पूर्णतः करूँगा मैं, इसे आप देख लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। देखिए, विद्युत विभव जो है यह एक अदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के अधीन गति से संबंधित है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि एक वायुयान ऊपर की ओर उठता है। क्यों वायुयान ऊपर की ओर उठता है? क्या हवा की प्रतिक्रिया ऊपर की ओर होने के कारण ऊपर उठता है, या हवा का घनत्व वायुयान के नीचे से ऊपर की ओर कम होने के कारण, या पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण, या वायुयान की नासिका ऊपर की ओर उठी होने के कारण? तो देखो, ऑप्शन नंबर सी सही है। जो दबाव है वो ऊपर का जो दबाव है नीचे की दबाव की तुलना में कम होता है, इसलिए यह वायुयान ऊपर की ओर उठता है। एपीओ 2006 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर व्याख्या में भी यही बात बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के परित यानी पृथ्वी के अराउंड घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिरा गई गेंद, अगर कोई गेंद किसी उपग्रह से गिरा दी गई जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो वह गेंद भी उसी तरह, जिस तरह से वह सैटेलाइट व उपग्रह चक्कर लगा रहा है, सेम उसी तरह से चक्कर लगाने लगेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उसी कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी कण के रेखीय संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, यदि किसी कण के रेखीय संवेग को 2 गुना करेंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। एकदम याद कर लीजिएगा, यह रिपीट होता है प्रश्न। ठीक है, कई बार प्रीवियस में रिपीट हुआ है। एपीओ में आया हुआ प्रश्न है, असिस्टेंट फॉरेस्ट में आया हुआ प्रश्न है, यूपीपीसीएस जे में आया हुआ प्रश्न है कि अगर रेखीय संवेग को 2 गुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? उस कण की गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ सूत्र दिया हुआ है जिसे आप देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति में सबसे मजबूत बल निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रकृति में सबसे मजबूत बल जो है वह है नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है। तो यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है कि प्रकृति में सबसे अधिक शक्तिशाली बल नाभिकीय बल होता है। नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स के मध्य लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। इसकी विशेषता निम्न है। नंबर 1, यह बल आकर्षण का होता है। नंबर 2, यह बल प्रकृति में सबसे अधिक प्रबल है। और नंबर 3, इसकी परास बहुत कम, लगभग 10 पे घाते -14 मीटर होती है। अतः यह बल नाभिक के अंदर ही लगता है। और नंबर 4, यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है, यानी नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अतः न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन 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 के मध्य समान रूप से लगता है। ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्न में से किस एक के संरक्षक सिद्धांत पर निर्भर करती है। तो जेट इंजन की जो कार्य प्रणाली है यह रेखीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है। संवेग संरक्षण वह सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान शून्य हो जाता है परंतु भार अपरिवर्तनीय रहता है। द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तनीय रहता है या द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है लेकिन भार जो है वह शून्य हो जाता है अगर कोई व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बत्ती वाले स्टोव में बत्ती के तेल चढ़ने का क्या कारण है। जो बत्ती वाला स्टोव होता है या फिर आपने घर में दिया देखा होगा, ऊपर आग लगा दी जाती है और नीचे से बाती के द्वारा अपने आप तेल ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। तो यह केशिका क्रिया इसे कहते हैं। तो बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ने का कारण केशिका क्रिया है। बत्ती वाले स्टोव में बत्ती के तेल चढ़ने का कारण केशिकत्व होता है। तेल के पृष्ठ तनाव के कारण केशिकत्व क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि किसी बॉडी की गतिक ऊर्जा होती है, क्या होती है? यह एक स्केलर मात्रा और उसके संवेग के वर्ग के अनुपात में। यहाँ दोनों ऑप्शन बी और डी दोनों सही दिया गया है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि किसी पदार्थ की गतिज ऊर्जा उसके संवेग के वर्ग के अनुपात में होती है, जो कि ऑप्शन डी दिया गया है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। अगर वायु दाब मापी में रीडिंग में गिरावट आ रही है तो यह बताता है कि मौसम तूफानी होने वाला है। तो आज कुछ तूफानी करते हैं, ड्यू पीते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके वायु दाब मापी में रीडिंग में गिरावट आएगी तो फिर मौसम तूफानी होगा, ऐसा बताया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। यहाँ पर देखिए गलत कथन पूछ रहा है, यानी 3 कथन सही है और 1 कथन गलत होगा यहाँ पर। तो विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है। तीसरा कह रहा है कि किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, यह भी सही है। चौथा कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर दुर्बल बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है। ठीक है, जो इसका उत्तर भी होगा। यहाँ पर बताया गया है कि गुरुत्वीय बल प्रकृति में एक आकर्षण बल है जो 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने इसे कक्षा 9 कक्षा 10 में पढ़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? तो यह सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, गति का तीसरा नियम है यह, 3rd लॉ ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार होगा, कितना होगा जल में भार? देखिए 3-4 बार पूछा गया प्रश्न है यह। 100 न्यूटन होगा या 200 न्यूटन, 400 न्यूटन या 0 होगा। तो बिल्कुल
भारहीन गुब्बारा है और 200 ग्राम जल भरा गया है, लेकिन जल में अगर इसका भार देखेंगे तो वह शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही है। सेम वही व्याख्या में भी आपको बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलो है, उसका चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो अंतरिक्ष में उसका भार शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि जो चंद्रमा पर भार होता है वो 1/6वां भाग होता है पृथ्वी के भार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जो भार होगा वो शून्य होगा। ठीक है, और यहाँ पर व्याख्या में भी यही बताया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सब्जेक्ट को भी डिस्कस करेंगे और यह विज्ञान की श्रृंखला भी निरंतर जारी रहेगी। 10 दिनों के अंतराल में हम यह PYQ सीरीज समाप्त करने की बात किए हैं, तो यह गारंटी है कि हम 10 दिन में यह PYQ सीरीज समाप्त कर देंगे और उसके बाद जो ट्रिक के वीडियोज़ हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज़ हैं वो आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।